हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 एनिमल इन प्रिजन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे उस चैप्टर को, और उसके बाद जो है फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके जो वर्ड मीनिंग है मेजर उस वर्ड मीनिंग को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द एनिमल इन प्रिजन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का जो इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि हर चैप्टर में जो ऑथर होते हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है, तो उस इंट्रोडक्शन को आज हम लोग देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 1889 टू 1964, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 1889 में और मृत्यु जो है 1964 ईस्वी में हुई थी। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले प्रधानमंत्री। वाज पॉपुलर अमॉन्ग द चिल्ड्रन एज अ चाचा नेहरू, बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में लोकप्रिय थे। ही वॉज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी, वह दुर्लभ संवेदनशीलता के व्यक्ति थे। एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षित हुए थे, यानी उनकी जो शिक्षा हुई थी वो हायर एजुकेशन जो इनकी हुई थी वो हैरो यूनिवर्सिटी में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। ही बिकम अ बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ, वो प्राकृतिक विज्ञान और कानून का अध्ययन करने के बाद बैरिस्टर बन गए थे। यानी उनको जो बैरिस्टर बने थे तो उन्होंने क्या किया था, लॉ का जो है लॉ को पढ़ा था उन्होंने, कहाँ, कैम्ब्रिज और जो है हैरो स्कूल में। एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921, और 1921 में भारत लौटकर आ गए। यानी कि पहले उन्होंने जो है कैम्ब्रिज और जो हैरो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, और फिर जब पढ़ाई उनकी ख़त्म हो गई, जब वो बैरिस्टर बन गए, तो 1921 में भारत लौटकर चले आए। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित होकर ही ज्वाइन इंडियन पॉलिटिक्स, वह भारतीय राजनीति में शामिल हो गए। एंड सून, और जल्द ही, इमर्ज एज अ लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ, और देश के युवाओं के नेता के रूप में उभरे। हाउएवर, हालांकि, ही वॉज नॉट अ मेयर पॉलिटिशियन, वो केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, यानी सिर्फ उनको राजनीति ही नहीं आती थी। ही वॉज ऑल्सो ड्रीमर, आइडियलिस्ट, ह्यूमनिस्ट एंड आर्टिस्ट इन वर्ड एज वेल, बल्कि वह एक स्वप्न देशता, मतलब कि वो व्यक्ति जो कि सपना दिखाता हो, यानी जिसके पास विज़न हो, यानी 20 साल में क्या करना है, यानी फ्यूचर के बारे में सोचने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रीमर कहते हैं, यानी सपना दिखाने वाला जो व्यक्ति है। तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे, वो सपना दिखाने वाले, स्वप्न देशता, आदर्शवादी, मानववादी और शब्दों के कलाकार भी थे। यानी कि वो, उनके पास ये कला थी शब्दों को पियोरने की। आगे चलते हैं। ही वर्क, उनकी जो रचनाएं, वर्क का मतलब होता है काम, काम का मतलब यानी कि वो जो किताब वगैरह जो लिखे थे, वो किताब के बारे में यहाँ बात हो रही थी। हिज वर्क यानी उनकी रचना, यानी कि किताब। एन ऑटोबायोग्राफी, यानी उनकी जो किताब है उसमें पहली किताब क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी जो है उनकी किताब है। ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पिस का मतलब होता है झलक, ठीक है। एंड अ लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये सब जो है इन्होंने लिखा। ये लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, जैसे जेल में जो रहा करते थे, तो अपनी जो आप बीती या फिर उनके जो अनुभव थे वो लेटर में अपनी बेटी को हमेशा लिखा करते थे। तो उसको कंपाइल करके एक किताब बना दिया गया है, जिसे लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर उस किताब का नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर रिमार्केबल फॉर रेयर वेगर एंड ब्यूटी, एक दुर्लभ जोश और सुंदरता के लिए उल्लेखनीय है। यानी कि जो उन्होंने जो किताब लिखा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब लिखा वो बहुत ही सुंदर अंदाज में लिखा गया, और जब उसको आप पढ़िएगा तो आपके अंदर जो है क्या होता है, एक जोश, एक उमंग जो है भर जाती है, काम को करने की जो लालसा जो है पैदा हो जाती है। आगे चलते हैं।
दे एस्टेब्लिश हिम एज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, वे उसे अंग्रेजी गद्य के स्वामी के रूप में स्थापित करती है। यानी उनकी जो किताब है, उन्हें जब उनकी किताब को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक जो है गद्य का मतलब होता है आर्टिकल हो गया, स्पीच हो गया, या फिर कोई कहानी हो गया। तो जब उस किताब को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो किताब के राइटर हैं वो बहुत ही महारथी लोग हैं, बहुत ही जो है अच्छे अंदाज में उसको लिखा गया है। उसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई एक्सपर्ट आदमी ने जो इस किताब को लिखा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले जेल में रहते हुए, ही रीड्स बुक, उन्होंने किताबें पढ़ी। ऑब्जर्व नेचर्स, प्रकृति का अवलोकन किया, यानी प्रकृति को अपनी नज़र से देखा। ड्रीम्ड एट टाइम्स, कई बार सपने देखें, यानी कि अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हम क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ जो है हमारे देश के अंदर आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ एक सपना होता है, मतलब कि आपने जो है दूर के बारे में सोचा। एंड रोट इन हिज पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल अबाउट ऑल दैट, और अपने शक्तिशाली काव्य शैली और में उन सभी के बारे में लिखा। मतलब कि देखिए, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो सिर्फ राइटर ही नहीं थे, वो साथ साथ जो है कवि भी थे। मतलब कि देखिए, दो तरह की चीज़ होती है, कोई भी कहानी को या कोई भी अपनी अनुभव को आप दो तरह से बयान कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप लिख कर कहानी बता सकते हैं, या फिर अपनी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो अनुभव है, उसको आप जो है गाना के माध्यम से, कविता के माध्यम से भी बयान करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये दोनों चीज़ थी, यानी वो अच्छा लिख भी सकते थे, और साथ में जो है अच्छी कविता भी, अच्छी कहानी और अच्छी कविता भी वो लिख सकते थे। मतलब ये राइटर भी थे, लेखक भी थे, और साथ में कवि भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ही थॉट एंड फेल्ट, जो उन्होंने सोचा और महसूस किया, यानी जो भी उनके दिमाग में आया, जो भी उनकी सोच में आया, उनको उन्होंने या तो किताब के शक्ल में, यानी कि राइटर लेखनी के माध्यम से, या फिर जो है कविता के माध्यम से उसे प्योर दिया। हिज एलिजेंट पॉलिटिकल प्रोज इज बेस्ट कैप्चर इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी सुरुचिपूर्ण काव्य गंध उनकी आत्मकथा में सर्वश्रेष्ठ रूप से समाया है। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी जो किताब थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उनसे ये लिया गया निम्न सारांश, यानी जो कहानी आज हम पढ़ेंगे एनिमल इन प्रिजन, वो उनकी एन ऑटोबायोग्राफी जो किताब है उनमें से ली गई है। रिवील्स नेहरू लव्स फॉर नेचर, नेहरू के प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। इट इज़ रिमार्केबल हाउ ही डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम वाचिंग डिफरेंट एनिमल, यह उल्लेखनीय है कि कैसे वह विभिन्न जानवरों को देखने से खुशी प्राप्त करते थे। देखिए, आप जैसे सांप आ गया, क्या बिच्छू आ गया, या कोई भयंकर जानवर आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कि उस जानवर को देखकर डर जाते हैं। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो डरते नहीं थे, उस जानवर की जो खूबी है, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ है, उसको एब्जॉर्ब करते थे, उसका अवलोकन करते थे, और उससे जो है उनको खुशी मिलती थी। यानी कि जैसे कोई जानवर हो या सांप हो तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग को डर पैदा होता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को डर नहीं पैदा होता था, उससे उनको खुशी मिलती थी। ठीक है, एंड गिव रिस्पेक्ट इवन टू अ टीनिएस्ट एनिमल, और सबसे नन्हे जानवर को भी वो सम्मान की नज़र से देखते थे। जैसे कोई चींटी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कुचल देते हैं, या कोई मच्छर है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ये यानी उनके अंदर ये थी कि वो किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचाते थे, वो जो है उसको इज्जत की निगाहों से उसको सम्मान देते थे, है ना। आगे चलते हैं। द पीस इज़ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लीव्स एंड लेट लिव, यह अंश यानी कि जो एनिमल इन प्रिजन कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो जियो और जीने दो का एक अद्भुत उदाहरण है। यानी कि आप भी जियो और हमें भी जीने दो, ये जो उदाहरण होता है या ये जो एक कहावत है उसका एक अद्भुत उदाहरण है ये एनिमल इन प्रिजन। तो आइए हम एनिमल इन प्रिजन को लाइन बाय लाइन चेक करते हैं और उसके अंदर जो है फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं एनिमल इन प्रिजन को और समझने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1,
फॉर 14.5 मंथ, 14.5 माह तक। आप देखिए, अगर किसी को आप कहिएगा 15.5 माह तक तो क्या होगा, फॉर 15.5 मंथ। समझ में आ गया। 14.5 माह को क्या कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, 14.5 मंथ। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर 14.5 मंथ्स, 14.5 माह तक, आई लिव इन माई लिटिल सेल और रूम इन देहरादून गोल। मैं अपनी छोटी सी कोठरी या कमरे में देहरादून की जेल में रहा। अब देखिए, जेल का इंग्लिश आप लोग को जेल ही होता है, या प्रिजन आपको मालूम होगा, मतलब जेल का मतलब प्रिजन, लेकिन एक और जो है इसका माने होता है, गोल का मतलब होता है जेल। गोल का मतलब क्या होता है, जेल। तो याद रखिए, गोल मतलब जेल। समझ में आ गया आपको। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं फॉर 14.5 मंथ, 14.5 माह तक, आई लिव इन अ लिटिल सेल और रूम इन देहरादून गोल। मैं अपनी छोटी सी कोठरी या कमरे में देहरादून की जेल में रहा। एंड आई बिगेन टू फील, और मुझे लगने लगा था, एज इफ आई वॉज ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इट, मानो जैसे। एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो जैसे, या जैसे कि मानो। एज इफ आई वॉज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट, जैसे मानो कि मैं उसका प्रायः हिस्सा बन गया था। मतलब कि 14 माह, 14.5 माह जो है जेल के अंदर गुजारने के बाद उस रूम के अंदर और उस जेल को अपना घर समझने लगे थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आई वॉज फिमिलर विथ एवरी बाइट ऑफ इट, मैं उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ था। देखिए, एवरी बाइट्स का मतलब हो गया चप्पे चप्पे से, हर कोना, हर गलियारा, हर जो है रूम, हर गैलरी, हर जो है सो कॉरिडोर, सबसे वो वाकिफ़ थे। यानी उसको एक अपना घर जैसा हो गया। अब 14.5 माह कहीं पे भी रहिएगा तो उसके हर जगह से, हर चीज़ से आप वाकिफ़ हो जाइएगा कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि आई वॉज फिमिलियर। फिमिलियर का मतलब होता है वाकिफ़ या परिचित। फिमिलियर का मतलब क्या होता है, वाकिफ़ या परिचित। आई वॉज फिमिलियर विथ एवरी बाइट ऑफ इट, मैं उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था या परिचित था। आई न्यू एवरी मार्क and dent on the whitewashed wall, and on the uneven floor and the ceiling. With its moth-eaten rafters, मैं सफ़ेद रंग से रंगी हुई दीवारों और असमतल फर्श और घून खाई हुई लकड़ियों की करी या धरन। करी धरन किसे कहते हैं, देखिए पहले ज़माने का अगर घर बना होगा तो आप देखे होंगे इस तरह का जो है लकड़ी का, आपको जो है सो सखुआ की लकड़ी का जो है सो करी और धरन हुआ करता था। तो इसके अंदर घून खाया हुआ था। समझ में आ गया आपको। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि रंग जो सफ़ेद रंग से जो रंगी हुई दीवार थी उसके अंदर जो कोई डेंट हुआ यानी कि उसके अंदर जो चोट पहुंचने से जो झड़ जाता है वो या फिर असमतल फर्श में जो है, असमतल फर्श जो होता था, ऊबड़ खाबड़ जो फर्श होता है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं वो फर्श हो, या फिर घून खाई हुई लकड़ी की जो कड़ी धरन हो, उसके प्रत्येक निशान और गड्ढे को जानता था। यानी कि हर जगह कहाँ पे क्या है। देखिए, आप अगर मान लीजिए मैं दरभंगा में रहता हूँ और दरभंगा से मेरे घर का आना जाना रहता है रोज़ का, तो मुझे मालूम हो जाता है कि कौन से रोड पे कहाँ पे कौन सा गड्ढा है, कहाँ पे गाड़ी को स्लो करना है, कहाँ पे गाड़ी को स्पीड करना है कि नहीं। तो उसी तरह 14.5 माह रहने के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको जो है उस जेल का की जो है सो फर्श हो या उसका दीवार हो या फिर जो है उसकी कड़ी धरन हो, वो सारी चीज़ को उनको पता था कि कहाँ पे क्या चीज़ है। समझ में आ गया। इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, बाहर छोटे से आंगन में। यार्ड का मतलब होता है आंगन, आंगन का क्या होता है, यार्ड। समझ में आ गया। आई ग्रीटेड लिटिल टफ ऑफ ग्रास एंड ओल्ड बीट्स ऑफ स्टोन एज अ ओल्ड फ्रेंड, मैं घास के गुच्छे और पत्थर के टुकड़े को मित्र के रूप में मानने लगा था। आगे चलते हैं। आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल, मैं अपनी कोठरी में अकेला नहीं था। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प एंड हॉर्नेट लिव देयर, क्योंकि वहाँ भीड़ तितैये की कई बस्ती आबाद थी। एंड मैनी लिजर्ड फाउंड इन होम बिहाइंड द रफ्टर्स, और बहुत सी जो छिपकलियाँ थी वो करी धरन जो होता था, जो पुराने ज़माने का करी धरन था, उसके पीछे घर बना लिया था, यानी उसमें वहाँ पे रहा करती थी। इमर्जिंग इन द इवनिंग सर्च ऑफ प्रे, और वो सभी यानी कि जो लिजर्ड हो या फिर जो वॉस्प एंड हॉर्नेट, वॉस्प एंड हॉर्नेट का मतलब समझ लीजिए बिढ़नी होता है ना, जो काट लेने के बाद जो है आपको फुला देता है,
तो उसी तरह का छोटा छोटा जो है बिरनी और और मधुमक्खी जो होता है उसी की जाति का जो है दो कीड़ा होता है जो कि काट लेने पर आपको डंक मारता है, डंक मारने पर आपको जो है बदन को फुला देता है, तो उसी को कहते हैं वास्प एंड हॉर्नेट। आगे आपको जो है इसका तस्वीर भी मिलेगा या फिर आप जो है गूगल पे जाके इसको सर्च कर लिए वास्प हॉर्नेट्स तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखिए हम जो है जेल के अंदर अकेले नहीं थे, हमारे साथ साथ क्या था कि बहुत सारे भिंड और तेतैया यानी कि बिरनी वो भी रहता था साथ में, और साथ में बहुत सारी जो छिपकली थी वो भी मेरे घर के अंदर रहती थी। कड़ी धरन जो था, जो पुराना वाला धरन, तो वहाँ पे जो गड्ढा हो जाता था या उसके अंदर सुराख हो गया था तो उसमें वो छिपकली रहा करता था, जो क्या करता था कि वो जो है इमर्जिंग इन द इवनिंग सर्च फॉर प्रे, और वे सभी जो है शिकार की खोज में शाम के समय जो है बाहर आया करता था। कौन? छिपकली। शिकार करना, प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार करना, याद रखिए। इमर्ज का मतलब होता है सामने आना। ठीक है। इफ दाउ एंड इमोशन लीव देयर ट्रेस बिहाइंड इन द फिजिकल सराउंडिंग, अगर सोच और भावनाएं भौतिक वातावरण में अपने अंश को छोड़ सकती है। आप देखिए यहाँ पे एक लेखक के रूप में जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर सोच और जो भावना है वो अगर अपनी भौतिक वातावरण में अपने अंश को छोड़ सकता है, अपनी मौजूदगी को दर्शा सकता है, द वेरी एयर ऑफ द सेल मस्ट बी थिक विद देम, तो कोठरी की जो हवा थी वो सोच और भावनाओं की हवा से भरी हुई थी। एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द लिटिल स्पेस, और वे सभी छोटे से स्थान के प्रत्येक वस्तु से चिपकी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए क्लिंग टू का मतलब ये इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि जो 12वीं में आप पढ़िएगा पहला चैप्टर है उसके अंदर भी है और यहाँ भी है। क्लिंग टू का मतलब होता है चिपक जाना। जैसे माँ की गोद में जब बच्चा दूध पीता है तो चिपक जाता है माँ की गोद में, उसी तरह कोई चीज़ अगर चिपक जाए तो उसके क्या कहेंगे? क्लिंग टू। क्लिंग टू का मतलब चिपक जाना। ठीक है, आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2। आई हैड बेटर सेल इन अदर प्रिजन, दूसरे जेलों में मुझे बेहतर कोठरियाँ मिली थी, यानी कि जैसे देहरादून हो गया, इलाहाबाद जेल में भी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही जेल में नहीं थे, वो बहुत सारे जेल में थे। तो दूसरे जो जेल थे उसके अंदर क्या था कि अच्छी कोठरियाँ मिली थी जहाँ पे छिपकली नहीं हुआ करती थी और अच्छा सजाया होता है, और जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं उसको अच्छी जेल मिलती है। अगर आम आदमी है, अगर हम जेल में जाएंगे तो हम लोग को सबसे समझिए कि एक जो बद से बदतर जिसके अंदर इंसान नहीं, कोई जानवर जैसे सुअर, कुत्ता रहता है, तो उस तरह का जो एरिया होगा वहाँ पे हम लोग को रख दिया जाता है। लेकिन जो नेता होता है उसके लिए अलग से कमरा होता है। तो उसी तरह जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो सेल में मैं था देहरादून के अंदर, उससे अच्छा सेल मुझे मिला था दूसरे जेलों के अंदर। बट इन देहरादून, लेकिन देहरादून में आई हैड वन प्रिविलेज विच वाज वेरी प्रीसियस टू मी, मुझे एक विशेष सुविधा मिली थी जो मेरे लिए बहुत अनमोल थी। प्रीसियस का मतलब होता है अनमोल, और प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा। प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा। ठीक है। द गोल प्रॉपर वॉज वेरी स्मॉल वन, जेल विशेषकर छोटी थी। गोल का मतलब जेल जो थी वो छोटी थी। एंड वी वेयर किप्ड इन एंड ओ लॉकअप आउटसाइड द गोल वॉल बट विद इन द गोल कंपाउंड, और हम जेल की दीवार के बाहर लेकिन जेल के अहाते में ही हमें जो है शाम को क्या होता था, मुझे घूमने की इजाज़त थी, यानी कि घूमने को मिल जाता था। दूसरे जेल में नहीं ऐसा था, क्योंकि जो जेल था उस जेल बहुत छोटा था, इसीलिए शाम को जितने भी कैदी थे, जो फर्स्ट क्लास कैदी थे, उन्हें ये सुविधा मिलती थी कि आप जो है जेल से बाहर निकलिए, शाम को टहल फिर लीजिए और उसके बाद फिर जो आप जेल के अंदर चले जाइए। ठीक है। दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल डैट, यह जगह इतनी छोटी थी कि देयर वॉज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, उसमें घूमने फिरने का कोई गुंजाइश नहीं था। अब देखिए राजनीति के जो नेता लोग होते हैं उसको जेल में घूमने फिरने के लिए जगह दी जाती है, एक जेल में एक आदमी को रखा जाता है, और हम जैसे जो है एक आम इंसान होते हैं
तो उसमें को क्या अगर एक ही जेल में 50 आदमी को ठूंस दिया जाता है। तल्ख हकीकत है, इसको समझना है, समझे तब क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस प्लेस वाज सो स्मॉल, यह जगह इतनी छोटी थी कि देयर वाज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, उसमें घूमने फिरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एंड सो, और इसीलिए वी वेयर अलाउड, हमें अनुमति मिली थी, यानी कि हमको अलाउ किया जाता था मॉर्निंग एंड इवनिंग टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, सुबह शाम बाहर जाकर गेट के सामने एक चहलकदमी करने की, यानी कि आप जेल के बाहर जाइए और जो है आप घूम फिर कर जेल के अंदर चले आइए। अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड, यही कोई लगभग 100 गज का फासला था, यानी 100 गज के अंदर हमको घूमने की अनुमति मिली थी कि आप यहाँ से घूम के शाम को जो चहलकदमी करके या टहल फिर कर आप जो है जेल के अंदर फिर चले आए। वी रिमेन इन अ गोल कंपाउंड, हम जेल के अहाते में ही रहा करते थे। बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल गेव अस अ व्यू ऑफ माउंटेन एंड अ फील्ड एंड अ पब्लिक रोड एट सम डिस्टेंस, परंतु दीवार के बाहर आने पर हमें पहाड़ों, खेतों और कुछ दूरी पर एक जो है जनमार्ग का मतलब हो गया कि हाईवे जो था उसका दर्शन हो जाता था। यानी हम जो है सो जब शाम दिन भर जेल के अंदर रहते थे और जब शाम को बाहर आते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनको पहाड़ और खेत और कुछ जो है एक रोड हाईवे थी, उस हाईवे का दर्शन हो जाता था। वहाँ पे जो लोग चलते फिरते थे उसको देखकर जो है दिल बहला लिया जाता था। दिस वॉज नॉट अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, यह अकेले मेरे लिए विशेष सुविधा नहीं थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, इट वॉज कॉमन फॉर ऑल ए एंड बी क्लास प्रिजनर केप्ट इन देहरादून। देहरादून में रखे गए ए और बी श्रेणी के सभी कैदियों को सामान मिली थी। मतलब कि एक क्लास का हो या बी क्लास का अगर कोई कैदी होगा तो उसको बाहर टहलने फिरने की सुविधा मिलती थी। और सी और डी ग्रेड का, जिसमें हम आप आते हैं, मतलब आम जनता आती है, तो उसको इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था कि आप ए क्लास के हैं, आप बी क्लास के हैं, आप सी क्लास के हैं। लेकिन हम देश तो आज़ाद हमारा हो गया, लेकिन अभी तक जो अंग्रेज की जो व्यवस्था है वो अभी तक चलती हुई आ रही है। यानी देश आज़ाद हुआ बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए अभी तक उसी तरह की हालत बनी हुई है। विद इन द कंपाउंड, अहाते में ही, बट आउटसाइड द गोल वॉल, परंतु जेल की दीवार के बाहर, देयर वॉज अनदर स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप। एक और छोटा सा भवन था जिसे यूरोपियन हवालात कहा जाता था। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, इससे कोई संलग्न यानी सटी हुई जो है उस दीवार नहीं थी। इनक्लोजिंग का मतलब सटी हुई दीवार, ठीक है। इनक्लोजिंग का मतलब होता है सटा हुआ, संलग्न यानी के सटा हुआ, समझ में आ गया। एंड अ प्रिजन इनसाइड द सेल, और कोठरी में बैठे व्यक्ति को, एंड अ पर्सन इनसाइड द सेल, और कोठरी में बैठे व्यक्ति को कुड हैव अ फाइन व्यू ऑफ माउंटेन एंड द लाइफ आउटसाइड, पहाड़ और बाहरी जीवन का बेहतरीन नज़ारा मिल सकता था। यानी कि वहाँ पे अगर कोई आदमी बैठ जाता उस बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ से जो है बाहर की ज़िंदगी के बारे में देखा जा सकता था और उसको जो है देखा जा सकता था और उसको आनंद लिया जा सकता था। यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड अदर कीप्ड हियर, यूरोपियन दोषी यानी यूरोप के जो जैसे बड़े से जनरल हुआ या कोई सैनिक हुआ, अगर वो दोषी हुआ करता था तो वहाँ उसे जो है यहाँ रखने के लिए वो यहाँ पर रहते थे। वेर ऑल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, भी सुबह शाम, यानी जो यूरोपियन कैदी थे उसे भी जो है सुबह शाम जेल के गेट के सामने घूमने की अनुमति थी। तो इस तरह से आपने जो है सो देखा कि पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 का हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, साथ साथ हम जो है इसका एक्सप्लेन भी करते हुए गए और साथ में जो है कुछ वर्ड मीनिंग था उस वर्ड मीनिंग को भी हम देखे। तो इस तरह से अगर आप इस किताब को आप लेना चाहते हैं तो ये किताब बहुत ही 11th क्लास के जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन, स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों के लिए। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही हमारी जो नंबर है 90659862, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इस किताब को मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.